तो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 9.6 के इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी। तो भैया अभी तक हम लोग 5 एक्सरसाइजेस पढ़ चुके हैं, है ना। एक बहुत छोटा सा रिकॉल अगर हम करें उससे चैप्टर का समराइजेशन भी हो जाता है कि हमने 9.1 में, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जाना, उसकी ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में जाना, ठीक है ना। फिर हमने 9.2 में हमने जाना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, राइट। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, राइट। 9.3 में हमने जनरल सॉल्यूशन गिवन था, जनरल सॉल्यूशन गिवन होता था, ठीक है ना, ये गिवन होता था। उससे हम लोग क्या बोल देते थे, उससे हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे, ठीक है ना, ओके। उसके बाद 9.4 में 9.4 से हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू किया था। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हमने शुरू किया था 9.4 से, यानी कि हमने आपको बताया था कि हमारे कोर्स में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक ऑर्डर और एक डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारे कोर्स में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, है ना, यानी कि ऑर्डर एक डिग्री एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे सिलेबस में था। अब हमने आपको बताया था कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग 3 मेथड से जनरली सॉल्व करेंगे। एक तो था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो कि हम लोग 9.4 में पढ़ा, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की थी, है ना, वो वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पा रही थी। तो हमने देखा कि क्या उसके अंदर होमोजेनस फंक्शंस थे, यानी कि क्या वो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो 9.5 में हमने होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो या तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में थी, या dx ओवर dy इज इक्वल टू एच एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में थी, है ना। या तो dy बाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स का फंक्शन था, या dx अपॉन dy, है ना, x अपॉन वाई का फंक्शन था। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमने 9.5 में सॉल्व किया। नाउ अब बात आती है 9.6 की, एंड दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज इन चैप्टर। यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व, और ये होता क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती कैसी है ना। तो यानी कि आज हमारा जो टॉपिक है वो यहां पे क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें पढ़ना है कि ये होती कैसी है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप क्या कोशिश करोगे, आप ये देखने, भाई एग्जाम में थोड़ी बोलेगा वो 9.4 का क्वेश्चन है, 9.5 का क्वेश्चन है, 9.6 का क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले देखोगे कि क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनस टाइप की है, क्या वो लीनियर टाइप की है। तो जैसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वैसे ही उसका सॉल्व करने का टेक्निक आप लगा देंगे अपने आप, है ना। तो प्रैक्टिस करते करते आप इस चीज में मजबूत हो जाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन को एक समय ऐसा आएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के आप डिसाइड कर लेंगे कि अरे ये तो वेरिएबल सेपरेबल से नहीं होगा, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, साफ साफ हम उससे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, देखो बहुत ध्यान से देखना बच्चों। एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर, अब ये p और q क्या है, p और q क्या है, ये जो p और q है ये या तो फंक्शन ऑफ x है, या तो ये फंक्शन ऑफ x है, या ये कांस्टेंट्स हैं। यानी कि आप अपने मर्जी की भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक दो बनाए क्या, चलो जी तो बनाते हैं। dy बाई डी एक्स, मैं इस बार p को कॉन्स्ट मैं क्या कर रहा हूं, dy बाई डी एक्स प्लस p को मैं कोई कांस्टेंट बोल देता हूं, लेट्स से 5 y, और q को लेट्स से, देखो p और q क्या हो सकते हैं, या तो कांस्टेंट हो सकते हैं या फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं। तो 5y प्लस साइन x, तो देखो ये p की वैल्यू हो गई, ये q की वैल्यू हो गई। हमने क्या कहा कि p और q क्या होंगे, या तो फंक्शन ऑफ x होंगे या कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। और बनाए क्या, भैया, और बनाते हैं। चलो जी, तो अब क्या, एक काम करते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस इस p को मैं cos x लिख देता हूं, फंक्शन ऑफ x, एंड इस q को मैं लेट से sin x लिख देता हूं।
ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल बता दिया मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप, ठीक है। तो आप समझ गए ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। इस तरह की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, है ना, वेयर पी और क्यू क्या है, पी और क्यू क्या है, आर फंक्शन ऑफ एक्स या कांस्टेंट्स, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना भैया। एक और बनाना चाहोगे क्या, एक और बनाना चाहोगे क्या, एक और बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं, बनाओ। मैं इस बार dy बाई डी एक्स प्लस पी, पी क्या हो सकता है, या तो फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है कांस्टेंट, मैं 8 ले लेता हूं, 8y इज इक्वल टू क्यू, क्यू को मैं ले लेता हूं लेट से x, एफ एक्स इक्वल टू एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो ये देखो ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल्स हैं, चेक कर लो, ठीक है, ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ आगे बढ़ते हैं, ये चीज हटा रहा हूं मैं। अच्छा, एक तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक दूसरी टाइप की भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, इसको हटा रहा हूं मैं, इसको हटा रहा हूं। एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दूसरे टाइप की भी होती है, वो कैसी होती है, वो ऐसी होती है, बहुत ध्यान से देखना। ये टाइप 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये टाइप 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। dx ओवर dy प्लस p डैश x इक्वल टू q डैश, मतलब वहां से थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पे p q ना लिख के p डैश q डैश लिखा है। अब यहां पे p डैश q डैश क्या होंगे, p डैश q डैश क्या होंगे, p डैश q डैश क्या होंगे भैया, p डैश q डैश जो होंगे या तो फंक्शन ऑफ y होंगे या कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है। समझ गए आप बात, समझ गए कहानी है ना, कि सर ये तो इसका ही सगा भाई सही है ना, हम समझ गए क्या चेंज है, ठीक है ना, ठीक है जी। सो ये टाइप 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टाइप 2 dx अपॉन dy प्लस p डैश x इक्वल टू q डैश, यानी कि p डैश q डैश क्या होंगे, फंक्शन ऑफ y या कांस्टेंट होंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ बनाना चाहूं तो dx ओवर dy प्लस p डैश क्या होगा, या तो फंक्शन ऑफ y होगा या कांस्टेंट होगा, तो मैं साइन y कह दूं क्या, इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू डैश, या तो फंक्शन ऑफ y हो सकता है या कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ले लेता हूं, चेक करो। और ऐसे आप अपने हिसाब से बना सकते हो, आप चाहो तो एक और बनाना चाहो तो एक और बना लो, dx अपॉन dy प्लस p डैश क्या हो सकता है, या तो फंक्शन ऑफ y या कांस्टेंट, तो फंक्शन ऑफ y कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, है ना। लेट्स से फंक्शन ऑफ y मैंने क्या ले लिया, 2y ले लिया, p डैश को क्या ले लिया मैंने, 2y ले लिया, q डैश क्या ले रहा हूं मैं, लेट्स से sin y, ठीक है, ठीक है ना। या फिर आप चाहो तो मतलब आप कैसे भी बना सकते हो यार, p डैश q डैश फंक्शन ऑफ y होगा या कांस्टेंट होगा, और ऐसे आप बहुत सारी, समझ रहे हो, बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप आप लिख सकते हो, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर है भाई। सो ये दो तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गए। तो अभी तो इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया कि ये कैसी दिखेंगी, ये कैसी होती हैं, ठीक है ना। अभी तो इनके बारे में बताया आपको मैंने कि ये कैसी दिख रही हैं। अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट से इसको नोट कर लेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। चलो जी, तो मैं अगले पेज पे चलता हूं, अगले पेज पे चलता हूं। तो मैंने दो तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी हैं, एक तो टाइप 1 ये पढ़ी है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और यहां पे मैं p क्या कह रहा हूं और q क्या कह रहा हूं कि वेयर p एंड q आर
ईदर फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट्स, ठीक है ना, पी एंड क्यू आर ईदर फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट्स, ठीक है ना। ठीक है, अब इसमें इसको सॉल्व कैसे करते हैं ना, हाउ टू सॉल्व, दो सिंपल से स्टेप बता रहा हूं, कहानी यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी, कहानी यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहला स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है आपको IF। ये क्या होता है, इट इज e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इंटीग्रेशन ऑफ p dx, चेक करो। सो दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। एक बार आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो दूसरी लाइन में आप क्या लिखोगे, जनरल सॉल्यूशन, सीधा लिख दोगे, जनरल सॉल्यूशन लिख दोगे सीधा। कहने क्या बात है सर, दो स्टेप में सॉल्यूशन, हाँ, जनरल सॉल्यूशन लिख दोगे। जनरल सॉल्यूशन कैसा होगा, मैं बता रहा हूं जनरल सॉल्यूशन कैसा होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, है ना, प्लस c, इंटू नहीं बोलना चाहिए मेरे को, विद रिस्पेक्ट टू dx बोलना चाहिए। बेसिकली q भी फंक्शन ऑफ x है या कांस्टेंट है, और e पावर p dx यानी कि ये भी फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट ही होगा, ठीक है ना। सो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया, दैट्स इट, इतनी सी बात, और कुछ नहीं बताना चाहता हूं मैं आपको, बस हो गया भैया, हो गया। वापस आऊंगा इस पेज पे और टाइप 2 की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी इसी तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर और जनरल सॉल्यूशन लिख के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कर लो। इस पर्टिकुलर टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे एक क्वेश्चन करते हैं, पहले एक क्वेश्चन करते हैं ना, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक। अब सुनो, देखो जी, उसने कहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन क्या दे रखी है भैया, dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू cos x। देखने वाले समझ गए होंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ही ध्यान से देखो तो ये ऐसे लिख सकते हो आप, और ध्यान से देखो ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, इट इज वेयर p एंड q क्या होने चाहिए, फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट्स होने चाहिए। तो आप देख लो कि p क्या है, कांस्टेंट है, और q क्या है, फंक्शन ऑफ x है, चेक कर लो। तो ये इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अरे हो गई कि नहीं हो गई भाई, जो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो इस टाइप की है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या है, इसको सॉल्व करने का, भाई फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्व करने का तरीका बताया, पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी कि e पावर इंटीग्रेशन p कितना है भैया, माइनस का 1 dx, यानी कि e पावर माइनस का x, ठीक है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर e की पावर माइनस x प्लस c लिख दो ना, ऐसे आपको लिखना चाहिए। अभी मैं प्लस c नहीं लिख रहा हूं, बाद में आपको लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं नहीं लिख रहा हूं और मैं कभी भी नहीं लिखूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि e की पावर माइनस x प्लस, यहां पे x प्लस c क्यों, मतलब यहां पे इंटीग्रेशन करके प्लस c क्यों नहीं लगाना है, इस बारे में बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि क्या ये बात क्लियर हो गई, क्या ये बात क्लियर हो गई क्या भैया? बड़े बड़े अक्षरों में देखो, बड़े बड़े अक्षरों में देखो, क्या ये बात क्लियर होगी? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्लियर हो गया क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्लियर हो गया क्या? पिछले पेज पे भी तो यही बताया मैंने
कि e की पावर p dx करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो यहां पे प्लस c नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना, और ना कभी लिखूंगा, रीजन बताऊंगा बाद में। सेकंड, अब जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूं। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या लिखवाया था, अब अपने कॉपी में देखो जहां पे आपने नोट करा होगा। सर हमने तो स्क्रीनशॉट लिया है जहां जिसने कॉपी में नोट किया ना वो देखेंगे। मैंने लिखवाया था जनरल सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, यानी कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस कितना e पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू q। q कितना है भैया यहाँ पे, q कितना है यहाँ पे, देखो ना, अरे q कितना है भैया यहाँ पे, cos x, सो cos x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस एक्स dx प्लस c। ठीक है ना, क्लियर है भाई, क्लियर है, अरे क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बता दो। ठीक है, नाउ अब बहुत ही ध्यान से समझना कि दिस इज y e की पावर माइनस एक्स, यहां पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आई लेट फर्स्ट फंक्शन इसको, सेकंड फंक्शन इसको, तो यानी कि क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है भैया, इट्स माइनस साइन एक्स, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस e की पावर माइनस एक्स dx प्लस सी। ठीक है ना, क्लियर है। बल्कि 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 मैं तो ये कहूंगा तुम सॉल्व करना चाहते हो ना, एक काम करते हैं हम इस पूरे इंटीग्रल को अलग से सॉल्व करते हैं ना, क्योंकि मेरे को पता है वो कैसे सॉल्व होगा, वो कहीं ना कहीं आई रिपीट होने लगेगा, है ना, तो वापस से यही टर्म आ जाएगी। तो इस इंटीग्रल को, इसको मैं कह देता हूं फिलहाल इसको मैं कह देता हूं कि भैया ये इंटीग्रल I1 है, और हमारा जो आंसर है वो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू I1 प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा फाइनली जनरल सॉल्यूशन होगा। नाउ अब मैं I1 को सॉल्व करना चाहता हूं, तो देखो मेरा इससे तो पर्पस फुलफिल हो गया ना, इससे तो मेरा पर्पस फुलफिल हो गया ना, अरे देखो इससे तो मेरा पर्पस फुलफिल हो गया ना, ठीक है ना, तो इससे पर्पस मेरा अगर फुलफिल हो गया तो मैं इसको यहां पे कहीं को खोपचे में रख दे रहा हूं, इधर की तरफ को, है ना। हालांकि ये तो सिर्फ एक बच्चे की तरह आपको समझाने के लिए था, है ना, इतना तो आप वैसे भी कंपेयर करके देख सकते थे, बट ठीक है मैंने रख दिया। नाउ I1 सॉल्व कर रहा हूं, मेरा फोकस है I1 सॉल्व करने पे। I1 कितना है भैया, इट इज cos x इंटू ई पावर माइनस एक्स dx। नाउ फर्स्ट फंक्शन इसको, सेकेंड फंक्शन इसको, इट इंप्लाइज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है ना, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, cos x का sin x, cos x का माइनस sin x। ये इधर जगह कम है तो मैं नीचे से कर रहा हूं सेकंड लाइन पे, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन अपॉन में माइनस 1 यानी कि माइनस आएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन यानी कि माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन यानी कि माइनस का ई पावर माइनस एक्स dx। ठीक है ना। नाउ यहां पे देखेंगे तो इट इज लाइक माइनस ई की पावर माइनस एक्स cos x माइनस, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया भैया, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको क्या कर दूंगा, फर्स्ट फंक्शन इसको, सेकंड फंक्शन इसको, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है ना, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, राइट, एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन यानी कि ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस dx। ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से देखना, तो नेक्स्ट लाइन में मैं क्या लिख रहा हूं, ये I1 की वैल्यू चल रही है, इट इज माइनस ई की पावर माइनस एक्स cos x माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, एंड बहुत ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस बाहर, माइनस, इट इज इंटीग्रेशन cos x ई की पावर माइनस एक्स dx। और अगर बहुत ही ध्यान से देखो आप
तो ये क्वांटिटी I1 ही है, ये क्वांटिटी I1 ही है, और ये इधर जाके 2I1 हो जाएगी, यानी कि 2I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है ना। देखो अब मजबूरी है मेरे को, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा, है ना, ये तो कंपैरिजन वाला काम हो गया। नाउ I1 की वैल्यू कितनी हो गई भैया, e पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, यानी कि I1 की वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा, तो इसका मतलब मेरे पास जो जनरल सॉल्यूशन आएगा y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू I1 इज e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस सी। दिस इज आवर सॉल्यूशन, दिस इज आवर सॉल्यूशन। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है भाई सभी बच्चों को? वेरी गुड, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हो तुम, क्लियर क्यों नहीं होगा? क्लियर है। नाउ आंसर देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। आंसर में इन्होंने कुछ इस तरीके से दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, आंसर में इन्होंने एक स्टेप फर्दर सिंप्लीफाई और किया है, हम यहां तक भी छोड़ के आएंगे तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, ठीक है ना। देखो जी स्टूडेंट्स, अब मैं क्या लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से देखना। इस e पावर माइनस एक्स को अपॉन में ले जा सकता हूं, y अपॉन ई की पावर एक्स, इसको भी मैं अपॉन में ले जा सकता हूं, टू ई की पावर एक्स। अच्छा, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो, यहां पे प्लस का c है, प्लस का कांस्टेंट है, आप चेक कर लो। यानी कि अगर मैं एलसीएम लूंगा, अगर मैं एलसीएम लूंगा, अगर मैं एलसीएम लूंगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मैं एलसीएम लूंगा, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, यहां पे c की जगह c इंटू 2 ई पावर एक्स हो जाएगा, यानी कि c इंटू 2 पावर 2 c 2 ई पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और ये c इंटू 2 भी क्या होगा, अगेन एक कांस्टेंट ही होगा, है ना, अगेन एक कांस्टेंट ही होगा, 2 इंटू सी अगेन एक कांस्टेंट ही होगा। अरे सिंपल एलसीएम लिया भैया, चेक करो ना, और 2 इंटू सी को अगेन एक कांस्टेंट बोल दिया, ई पावर एक्स से ई पावर एक्स गया, ठीक है, ई पावर एक्स से। अच्छा वो आंसर क्या दे रहे हैं, अच्छा ऐसा दे रहे हैं क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसा आंसर पीछे दे रखा ना, मैं एग्जैक्टली बिल्कुल आपको ऐसा ही ला के दे दूंगा, मैं एग्जैक्टली आपको ऐसा ही ला के दे दूंगा। देखो बहुत ध्यान से देखने, बहुत ध्यान से देखना है। व्हाट वी कैन से, व्हाट वी कैन से, ध्यान से देखना, मैं आपको यहीं कहीं आपको पिछले वाला आंसर ला के दे दूंगा। आप e की पावर x से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, e पावर x से आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। सो e पावर x से जब आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और e की पावर x आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल सिंपल। नाउ अब मुद्दे पे चलते हैं, मुद्दे पे, है ना। कुछ लोग तो अपने दिमाग में मुद्दा बिठा के बैठे होंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे सर को। मुद्दा ये है कि सर आपने यहां पे कांस्टेंट क्यों नहीं लिखा। देखो बेटा, अगर यहां पे कांस्टेंट होता तो ये कैसा होता, e की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर सी, और e की पावर कांस्टेंट अगेन एक कांस्टेंट होता, e की पावर कांस्टेंट अगेन एक कांस्टेंट होता, यानी कि उसको मैं k बोल देता, उसको मैं k बोल देता। अब जहां जहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वहां वहां पे मैं k लिख दूं, दिस इंटू k, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ये c है, c इंटू कॉन्स्टेंट भी अगेन कॉन्स्टेंट, अरे इसकी तो कोई औकात ही नहीं है, ये तो कॉन्स्टेंट है और हमें पता भी नहीं कौन सा कॉन्स्टेंट है। अब मैं दोनों तरफ k को भाई इंटीग्रेशन से बाहर भी ले सकता हूं कांस्टेंट को, यानी कि पूरा कांस्टेंट बाहर ले सकते हूं और इसको कैंसिल कर सकता हूं। नहीं आई तेरे समझ में, जिनको समझ में आनी थी आ गई, तुम छोड़ दो। तो इसका मतलब इस k की कोई वैल्यू, कोई औकात नहीं है, या आगे जाके वैसे भी खत्म हो जाता, इसलिए हमने यहां पे प्लस सी नहीं लगाया है, इसलिए हमने प्लस सी नहीं लगाया है, ठीक है, क्लियर है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब ये फालतू की बात, के वाली बात हटा देते हैं।
ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। वेरी गुड। अब एक बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन और भी है, उसको भी सॉल्व करते हैं। कहता है कि भैया x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो ये थोड़ी बोलेगा ये 9.6 क्वेश्चन है, आप दिमाग लगाओगे कि यार वेरिएबल सेपरेट करके देखूं क्या। आप y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ कर ही नहीं सकते, फिर आप कोशिश करोगे कि क्या यार ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं, आपको दिख रहा है साफ साफ यार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर आपके दिमाग में खट से क्या आएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे, वेयर p और q आर फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट। फिर आप कहोगे कि यार एक काम करता हूं मैं यहां पे x से बोथ साइड डिवाइड कर देता हूं, तो dy बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। और भैया देखो ना ये तो बिल्कुल ही आपको, देखो ना आपको बिल्कुल ही क्या हो गया, ए मिल गया भाई। p ये है और q ये है, p इज द फंक्शन ऑफ x 2 अपॉन एक्स, q इज द फंक्शन ऑफ x। या तो फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं। और जैसा ही ये होगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आपका होता है इसको, अब आप क्या करोगे कि आप अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला काम आप क्या करते हो, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो। क्या होता है भैया, p फंक्शन ऑफ x है तो e पावर इंटीग्रेशन p dx है ना। तो एक क्लू यहां पे ये भी है कि p dx मतलब p फंक्शन ऑफ x है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा वो, है ना, या फिर कांस्टेंट x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो सकता है, तो e पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, इसका मतलब e पावर p कितना है भैया, इट्स 2 अपॉन x dx, यानी कि e पावर 2 log मॉडुलस x प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये 2 यहां से जाके यहां चला जाएगा, और मॉडुलस x का स्क्वायर बोलो या x का स्क्वायर बोलो बात एक ही है। और यहां पे log बेस e अंडरस्टूड है, और e log बेस e fx बराबर होता है fx। ये हमने आपको कई बार बताया भी है। यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका सस्ते में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। नाउ अब आप लिखोगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे भाई, जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे भाई, है ना, e पावर log बेस e समथिंग इज समथिंग, है ना, कई बार हमने प्रूव करके दिखाया आपको। सो बात सुनेंगे भाई, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई, बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्या कि अब जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन प्लस c। ठीक है ना, ये बात, इसका हमारा काम निकल गया तो हमने हटा दिया। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहां है भैया, ये रहा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q, q कहां है भैया x, सो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर dx प्लस सी, यानी कि वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब था ना, एक्स पावर 3 प्लस 1 4 अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है भाई, ज्यादा से ज्यादा, पहली बात तो यही आपका आंसर होगा, ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी ने क्या कर रखा होगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रखा होगा। सो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी एक्स की पावर -2। अरे यार सी अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी एक्स पावर -2। मैंने क्या कहा था, ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी ये कर सकती है कि स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकती है ना, बच्चों के सर में दर्द करने के लिए। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर, क्लियर क्यों नहीं होगा, हमने पढ़ाया भाई। ठीक है, चलो जी, तो फटाफट से नोट करेंगे स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं आगे, बात करते हैं नाउ। अब वो कहती है कौन, एनसीईआरटी, एग्जाम्पल नंबर 21 में
कि भैया फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगेन मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि एग्जाम में ये थोड़ी बोलेगा वो क्या कि भाई ये 9.6 का क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 21, जैसा तुमने याद करा था वैसे सॉल्व कर दो, ऐसा थोड़ी बोलेगा। वो बोलेगा कि भाई इसको सॉल्व करो। अब तुम्हें पता नहीं है कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है, तो तुम क्या करोगे, तुम देखोगे कि यार एक काम करते हैं, वेरिएबल सेपरेट तो हो नहीं रहे हैं, है ना, एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ नहीं हो रहे हैं। अच्छा, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन भी है नहीं, ठीक है ना, है नहीं। फिर आपने कहा कि भाई एक काम करते हैं सर, y dx इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy, ठीक है सर। a प्लस बी अपॉन सी जिंदगी में कुछ हमें दे सकता है, अठन्नी चवन्नी, लेकिन a अपॉन बी प्लस सी हमें जिंदगी में कभी कुछ नहीं देगा। ए कभी कुछ नहीं देगा, ये कम से कम ये तो देगा, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी ये तो देगा कम से कम। तो हमने वही दिमाग लगाया और हमने कहा कि भाई देखो ये हम नीचे ले जाएंगे, तो y को हम नीचे ले गए और dy को हम लोग यहां ले गए, और dx अपॉन dy इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस 2y, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते करते हम dx ओवर dy माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2y, यानी कि हम ऐसा करते करते dx अपॉन dy को कुछ ऐसा देख पा रहे हैं। और अब हमें दिमाग में आया कि अरे भैया ये तो टाइप 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, चेक कर लो, dx अपॉन dy प्लस पी डैश एक्स इज इक्वल्स टू क्यू डैश, जहां पे पी डैश और क्यू डैश क्या होते थे, या तो फंक्शन ऑफ y होते थे या कांस्टेंट्स होते थे। हमने देखा ये तो टाइप 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, चेक करो। लेकिन सर ये हम पहचान तो गए, लेकिन इसको आपने हमें सॉल्व करना नहीं सिखाया, इसको आपने हमें सॉल्व करना नहीं सिखाया। तो चलें भाई इसको सॉल्व करना सीख लें क्या, इसको सॉल्व करना सीखते हैं, वापस चलते हैं, एक ही जगह पे दोनों फॉर्मूले आ जाएंगे ना। तो टाइप 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा आपको दिख जाएगा कि यार ये तो बिल्कुल सर ने लिटिल बिट चेंज करके वही बात लिख दी है, और आपको समझ में आ जाएगी ना, 12वीं क्लास के बच्चे हो तो समझ में आ जाएगी। dx अपॉन dy प्लस पी डैश एक्स इज इक्वल टू, अगर q डैश है, वेयर p डैश एंड q डैश आर फंक्शन ऑफ y या कांस्टेंट्स होते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व। सबसे पहले तो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, इट इज e की पावर इंटीग्रल p डैश, और क्योंकि p डैश क्या है, या तो कांस्टेंट है या फंक्शन ऑफ y है, तो dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। ये अड़ोसी पड़ोसी हैं, है ना, तुम्हें सेम चीज खिला रहे हैं पर अपने स्टाइल में, चेक कर लो, ठीक है, ठीक है भैया, ये वाली बात क्लियर है। फटाफट से अपने दिमाग में स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और चलते हैं वापस उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने, ठीक है ना। सो यहां पे थे हम, है ना, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या निकलेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। वो कितना होगा, e पावर इंटीग्रेशन p डैश dy, यानी कि e पावर इंटीग्रेशन p डैश कितना है भैया, -1 अपॉन y dy, यानी कि e पावर -1 अपॉन y dy का मतलब कितना है, लॉग मॉडुलस y, लॉग मॉडुलस y।
ठीक है, अरे 1/dy, 1/y dy log मॉडुलस y, यानी कि इसको मैं क्या भी लिख सकता हूं, e पावर log, ये -1 हो गया, ये y के ऊपर चले जाएगा पावर में, तो मॉडुलस y की पावर -1, यानी कि बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, यहां पे बेस e अंडरस्टूड है, e पावर log e बेस समथिंग इज समथिंग, यानी कि मेरे पास क्या हो गया, 1/मॉडुलस y हो गया, ठीक है ना, 1/मॉडुलस y हो गया। बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे भैया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास कितना आ गया भैया, इट इज 1/मॉडुलस y। नाउ अब बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूं इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूं, जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, ठीक है जी, जनरल सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से देखेंगे, अब मैं जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आ गया, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा भैया, इट इज बहुत ध्यान से देखेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, ठीक है। इसका मतलब क्या है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/मॉडुलस y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q डैश कितना भैया हमारे पास 2y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/मॉडुलस y, ठीक है ना। एंड इसीलिए क्लास 12th में खासकर एनसीईआरटी ने हमेशा ऐसे सिचुएशंस में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर में खासकर यहां पे जो आंसर है विदाउट मॉडुलस लिखे हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि जहां पे हमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी पड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम कर सकते हैं। सो कंसीडरिंग द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y we can write x/y is equals to integration 2y into 1/y dy plus c, ठीक है ना। सो देखो दो ही बातें होंगी यार, दो ही बातें होंगी, या तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो इस क्वेश्चन का अलग आंसर होगा, है ना। इस क्वेश्चन के बेसिकली दो आंसर हो जाएंगे, कंसीडरिंग y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0, बट आपको एक ही आंसर देना है ना, एज पर द एनसीईआरटी एंड एज पर द सीबीएसई में जिस तरह मार्किंग स्कीम आती है। सो यू विल टेक द पॉजिटिव साइन, y की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू, है ना। तो ऐसा बचने के लिए, है ना, ऐसा बचने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसी स्टेप पे आप, है ना, क्योंकि देखो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना मॉडुलस y फिर y लिख के दिखाओ, है ना, या तो लिखो कंसीडरिंग y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर वो एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपने क्यों कंसीडर किया, फिर उन्हें रामकथा बताओ। इसलिए आप इसको इसी स्टेप पे भी आप सिंपल y लिख सकते थे, मतलब देखो ना, आपने log मॉडुलस y ना लिख के आप सिंपल इसको y लिख सकते थे, ठीक है ना। और आपकी सारी कहानी उसके बाद जो है, यानी कि अल्टीमेटली आपके पास क्या हो जाता, आपके पास यहां पे मॉडुलस y यानी कि y की पावर -1, ठीक है ना, और यहां पे आपके पास क्या आ जाता, सिंपल इट्स लाइक y की पावर -1 यानी कि 1/y, और आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता, 1/y हो जाता, ठीक है। सो फिर जब आप इसको सॉल्व करते तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जहां जहां है वहां पे क्या क्या लिखता, 1/y, और देखना अपना आपका आंसर भी ऐसे ही दिया होगा, है ना, आपका आंसर भी ऐसे ही दिया होगा, है ना। सो इट्स लाइक 1/y। नाउ अब मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या करा है, मॉडुलस y की जगह y लिख दिया है ना, कंसीडरिंग द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y। सो अब देखो यहां पे x/y इज इक्वल टू y से y गया, और यहां पे कितना आ जाएगा 2y प्लस c, यानी कि आपका आंसर देख लो x/y बिल्कुल ऐसे ही दे रखा है, देखो आंसर x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस cy। भाई देखो ना एनसीईआरटी का आंसर भी तो बिना मॉडुलस के है, ठीक है ना। इसका मतलब दे हैव कंसीडर्ड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y, और जहां जहां पे इस चीज की जरूरत पड़ी है उन्होंने मॉडुलस के अंदर की वैल्यू को पॉजिटिव कंसीडर करके चीजों को सॉल्व कर दिया है ना, मामले को रफा दफा कर दिया है, ठीक है ना। क्लियर है भाई सभी को, क्लियर है भाई सभी को, ठीक है ना। आप समझ रहे हो ना मैंने क्या कहा है, उन्होंने 1/y dy को log मॉडुलस y ना लिख के क्या लिख दिया है, log y लिख दिया है, यानी कि मॉडुलस y की y को पॉजिटिव कंसीडर करते हुए log y लिख दिया, ऐसे सॉल्व किया, ठीक है ना। चलो स्टूडेंट्स, कभी कोई बच्चा कहता है यहां log मॉडुलस y होना चाहिए था। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यानी कि इसका मतलब टाइप 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी
सॉल्व करना आ गया है, चेक कर लो, ठीक है ना। अब हम आगे भी देखेंगे, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 22 क्या कहता है इसमें। कह रहा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, सो dy by dx प्लस y cot x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट x। वाह, कितनी प्यारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, साफ साफ dy by dx प्लस py is equals to q where p and q are function of x or constants। तो साफ साफ p की वैल्यू क्या है भैया, ठीक है ना, cot x, एंड q की वैल्यू क्या है भैया, ये पूरा है ना। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। इट्स लाइक e पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी कि e पावर इंटीग्रेशन p कितना भाई, cot x dx, यानी कि बहुत ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो ध्यान से देखेंगे, सो इट्स लाइक e पावर log cot x का log sin x है ना, मॉडुलस sin x, और एनसीईआरटी फिर वो मॉडुलस हटाना पड़ेगा, सो आप इसको log sin x लिख दो, है ना, log sin x, प्लस c लिखते नहीं है, e बेस अंडरस्टूड है, e पावर log बेस e sin x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप क्या कर दोगे, इट इज sin x, दैट्स इट, ठीक है। नाउ बहुत ध्यान से देखना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया आपका, sin x हो गया। नाउ जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे पहले, पर्टिकुलर तो बाद में आएगा ना, पहले जनरल सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, यानी कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि y इंटू sin x, ठीक है ना, इज इक्वल टू q कितना भैया, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट x इंटू dx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि sin x dx प्लस c, यानी कि y इंटू sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x sin x dx, ठीक है ना। और ये cos x अपॉन sin x होने की वजह से दूसरा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इट्स एक्स स्क्वायर cos x dx प्लस c। ये इंटीग्रेशन I1 ये I2, जिस दिन आपको ये I1 I2 की वैल्यू मिल जाएगी, आपके पास क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आएगा। दिस इक्वेशन इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। इतनी बात आप लोग नोट कर लो, करनी पड़ेगी भाई, जगह नहीं है, क्या कर सकते हैं। इतनी बात आप नोट कर लो, ठीक है। नोट कर ली भाई आपने, इतनी बात नोट कर ली, तो मैं ये जो पहला कॉलम है इसको हटा रहा हूं, ठीक है ना, पहला कॉलम को हटा रहा हूं मैं, यानी कि बहुत ध्यान से देखना कि मैं यानी कि ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ I1 को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले I1 को सॉल्व करते हैं ना। I1 कितना भैया, इट्स लाइक 2x sin x dx। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं पूरे, या 2 को बाहर ले लूं क्या, 2 को बाहर ले लेता हूं, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, आई लेटर, हाँ ए पहले है ना, अलजेब्रिक फंक्शन पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो फर्स्ट फंक्शन x को मान लेते हैं। नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिखेंगे तो कितना होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कितना, cos x, और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है ना, माइनस cos x। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि माइनस cos x, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि माइनस, यहां पे भी आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। सो दिस इज इट, यानी कि 2 माइनस एक्स cos x प्लस sin x, एंड यू विल गेट, यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस 2x cos x प्लस 2 sin x, ठीक है ना, प्लस c कह दो,
अरे सी कह दो, प्लस सी कह दो यार, है ना, लेट से C1 कह दो यहाँ से, है ना, ठीक है भैया, प्लस C1। ठीक है, तो इसका मतलब y sin x की I1 की पहली वैल्यू आ गई। इसका पूरा आंसर कितना है? इट्स -2x cos x प्लस 2 sin x, ठीक है ना, अभी प्लस C1, एक वैल्यू आई। अब I2 सॉल्व कर रहा हूं मैं, I2 सॉल्व कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, I2 सॉल्व कर रहा हूं। I2 कितना भैया? इंटीग्रेशन x² cos x dx, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अरे बाबा रे बाबा रे बाबा, ये तो हमारा देखो ना, इंटीग्रेशन 2x sin x dx कितना आ गया? ये तो I1 के इक्वल ही आ गया। तो इसका मतलब I2 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? इट इज x² sin x माइनस I1, यानी कि ये तो हमने बेकार में निकाला, लेकिन हमें पता थोड़ा ही था कि भाई बाद में ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं पुट करूंगा फाइनल आंसर, इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं पुट करूंगा फाइनल आंसर, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? इट्स y sin x इज इक्वल टू I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी हो रही है भैया? x² sin x माइनस I1 प्लस c। अच्छा, आपने देखो तो कुछ जगह पे लाइक हम कांस्टेंट वांटेंट लिखते समय थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट लिख सकते थे, बट ऐसा कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है यार। मान लो अगर ऐसा होता भी है ना, तो -I1 प्लस C2, तो C2 प्लस कांस्टेंट अगेन अ कांस्टेंट, C2 प्लस कांस्टेंट अगेन अ कांस्टेंट, अगली लाइन में लिख देना, अगली लाइन में लिख देना। तो I1 से I1 गया एंड फाइनली यू हैव गॉट द आंसर y इक्वल टू sin x, y into sin x इज इक्वल टू x² sin x प्लस c, ठीक है ना। सो लेट मी चेक द आंसर। तो व्हाट इज दे हैव गिवन y इक्वल टू x² माइनस π² अपॉन 4 sin x। ओके, सो ऐसा किस लिए हुआ है? क्योंकि उन्होंने हमसे क्या पूछा है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है। तो देखो हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन को यहाँ पे खोपचे में निकाल ले रहे हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पे खोपचे में निकाल दे रहे हैं। क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसा होगा भैया? देखो एक बात ध्यान से देखेंगे। उसने कहा कि भैया x इक्वल टू π/2 पे, यानी कि sin 90 की वैल्यू 1, y कितना है? 0 है। सो 0 और x इक्वल टू π/2 पे sin π/2 इसका मतलब 1, यानी कि π/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, एंड sin π/2 इज 1 प्लस c। तो यानी कि c की वैल्यू कितनी होगी भैया? इट इज -π² अपॉन 4। और c की वैल्यू अगर ये हो गई तो इसका मतलब हम लोग फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं? इट इज y sin x इज इक्वल टू x² sin x माइनस पाई, सी की वैल्यू कितनी है? -π² अपॉन 4, ठीक है। अच्छा, अगर आप sin x से डिवाइड भी करना चाहो सारी साइड्स को, तो sin x, और यहां पे कितना हो जाएगा? बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पे कितना हो जाएगा? इट्स लाइक x², इट्स लाइक π² बाई sin x, है ना, ठीक है। अरे नहीं आएगी बात समझ में? बहुत ध्यान से देखो भैया, यहां पे पहले ऐसे था क्या? तो sin x जब काटोगे तो इसका मतलब क्या है? sin x कब काट सकते हो? sin x कब काट सकते हो? नहीं आ रही बात समझ में तुम्हारे? बहुत सारे बच्चे भाई ऐसे भी होते हैं भाई, उनको पता नहीं डाउट कहां से आ जाता है ना। तो sin x कैसे काटोगे? बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा? अरे हाँ, सो इसको अब ध्यान से देखेंगे। अरे इसको तो हटा ही देते हैं क्या? हटा ही दे क्या? ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले क्या भाई? हाँ चलो, अब इसके अंदर की क्वांटिटी, अरे भाई क्या हो रहा है यार? हट तो हट। हाँ यार, अब एक बात सुनो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख रहे थे, इस वाली बात को इधर लिख रहे हैं, c की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, अब बहुत ध्यान से देखना, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ नाउ। अब sin x से बोथ साइड डिवाइड कर रहा हूँ, sin x से बोथ साइड डिवाइड कर रहा हूँ, sin x से बोथ साइड डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये π²/4 है। sin x से बोथ साइड डिवाइड कर रहा हूँ, तो इधर भी sin x से डिवाइड करूंगा, इसको भी sin x से डिवाइड करूंगा, और इसको भी sin x से डिवाइड करूंगा। तो ये देखो, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। हालांकि 12वीं क्लास के बच्चा इतना तो समझ ही आता है। सो y इज इक्वल टू x² माइनस π² अपॉन 4 sin x। यही आपका आंसर है ना? पीछे चेक करो ना, ये तो आपका आंसर है।
ठीक है, क्लियर है? तो आपका हम आंसर ले आए हैं, क्लियर है? सो उम्मीद करता हूँ परफेक्टली क्लियर होगा सभी को। कुछ है ही नहीं, है ना, बेसिकली कुछ है ही नहीं, कुछ करने को है ही नहीं, इजी है, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे स्टूडेंट्स, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल नंबर 23 देखते हैं, क्या कहता है। दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन। सो कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू 0,1। तो एक बात तो हमें आइडिया लग गया कि कहीं ना कहीं वो हमसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने कंडीशंस भी दी हैं, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1। इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट xy, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द, देखो 0,1 से वो कर्व पास हो रहा है, ठीक है ना, 0,1 से, एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट xy, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना होता है भैया, dy/dx is equal to sum of the x coordinate and the product of x coordinate and y coordinate, यानी कि it is equal to, है ना, the slope of the tangent to the curve at any point is equal to the sum of x coordinate and the product of x and y coordinate. So this is our differential equation. Now अब इसको हमें सॉल्व करना है, कितना टुच्चा काम है। एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन हो गई तो हम तो इस कर्व को भी हटा ही सकते हैं ना। चलो इसको समझो तो लिया ही है ना हमने। नाउ अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, सो dy/dx इज इक्वल टू x, कॉमन लिया तो 1 + y। नाउ यहां पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड आप लगा सकते हो, चेक कर लो, यहां पे आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकते हो। तो काय को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना, इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व हो जाएगा और वेरिएबल सेपरेबल मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा। तो यानी कि ऐसे भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जो दोनों मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, है ना, ठीक है ना। ओके, सो यहां पे सिंपल सी बात करेंगे तो इट्स लाइक log मॉड्यूलस 1 + y, दिस इज x² + 2 + c। नाउ व्हेन x इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से देखेंगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, इट एम्प्लाइज कितना हो गया भैया, व्हेन x इक्वल टू 0, है ना, तो यह तो पूरा 0 हो जाएगा, c, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, तो यानी कि log 2, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, log 2, है ना, log मॉडुलस 2, log 2 बोलो, बात एक ही है। इसका मतलब log मॉडुलस 1 + y इज इक्वल टू x² प्लस log 2। नाउ व्हाट यू कैन राइट, log मॉडुलस 1 + y minus log 2 is equal to x² एंड log m minus log n कितना हो जाएगा, log मॉडुलस 1 + y/2 is equal to x²। एंड बहुत ध्यान से देखना, अगर हमारे पास a⁻x is equal to y होता है, उससे हमारे को क्या मिल जाता है, log बेस a y is equal to x, है ना। तो यहां पे तो अंडरस्टूड है कि e बेस है, ठीक है ना, तो इट इंप्लाइज e⁻x² इज इक्वल टू 1 + y मॉडुलस 2, है ना, यानी कि मॉडुलस 1 + y इज इक्वल टू 2e⁻x²। इससे ज्यादा क्या सिंप्लीफाई करेगा कोई, इससे ज्यादा कोई क्या सिंप्लीफाई करेगा, आप ध्यान से देख लो। तो बेसिकली यही आंसर है, देखो ना, y + 1 इज इक्वल टू 2 × e⁻x², ठीक है ना, आप ध्यान से देख लो, है ना। सो दिस इज, देखो ना, y + 1 इज इक्वल टू 2e⁻x², ठीक है ना। नाउ अब बहुत ध्यान से देखेंगे क्या हुआ, ये वहां पे अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये y + 1 उन्होंने विदाउट मॉडुलस लिख रखा है, इसीलिए देखो ना, उन्होंने y + 1 विदाउट मॉडुलस लिख रखा है, इसीलिए एनसीईआरटी का आंसर कैसा है, y = -1 + 2 × e⁻x²। बट आपका आंसर ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने, ध्यान रखो, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में, ठीक है ना, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में इंटीग्रेशन 1/x dx को उन्होंने हमेशा log x ले लिया है ना। लेना चाहिए था log मॉडुलस x, बट उन्होंने मॉडुलस नहीं लिया है, log x लिया है पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में, ठीक है ना। इसीलिए आंसर में थोड़े से डिफरेंसेस हैं, बट आप उनके चक्कर में अपनी गलती मत करो, ठीक है ना। आपको तो कभी जरूरत पड़े तो मॉडुलस हटाओ, अदरवाइज आप तो मॉडुलस में आंसर लिख दो, अदरवाइज आप तो हमेशा मॉडुलस में आंसर लिख दो, ठीक है ना।
सो इसका मतलब आपका तो ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, क्लियर है भाई, वेरी गुड। तो फटाफट से स्टूडेंट्स इसको नोट करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में हलचल चल रही होगी कि सर ये तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आपने सॉल्व कर दिया, सर इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर दो। अरे भाई, मैंने एक मेथड से सॉल्व कर दिया है, मैंने एक मेथड से सॉल्व कर दिया, दूसरे मेथड से तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या? हैं, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, फिर तो क्या सीख रहे हो? इसका मतलब तो कॉपी पेस्ट कर रहे हो बस, और कुछ नहीं कर रहे हो, है ना। इस मेथड से मैंने सॉल्व कर दिया, इस मेथड से तुम सॉल्व करो, ठीक है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, तो अब अगला हमारे पास एक्सरसाइज 9.6, तो उस पर चलने से पहले मिलेंगे उस वीडियो में 9.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, है ना। सो उम्मीद करता हूं बड़ा मजा आया होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पढ़ने में, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें करेंगे 9.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।